जर्मनी में अपना रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड कराने गए और वीजा ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। सुपरमार्केट शॉपिंग करने गए लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस पैकेट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है। महीनों से कोई अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो लेकिन कोई जर्मन अच्छे रेंट पे अपार्टमेंट देता ही नहीं। जर्मनी में इतने साल हो गए रहते हुए लेकिन नेशनैलिटी अभी तक नहीं मिली। जर्मनी में कार खरीदने के पैसे तो हैं लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पास हो रहा। ये सारे मसले आपको जर्मनी में डेली लाइफ में ना होते अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते। डेली लाइफ में वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे आप जर्मन लैंग्वेज ना बोलने की वजह से बड़े मसले में फंस सकते हो, ये सब शेयर करूंगा मैं आपसे इस वीडियो में। ये सारे एग्जांपल्स मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखे हैं। हालो लीबे फ्रेंडे, वी गेट इट सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में 17 ईयर से रहता हूं। आप लोगों के लिए वीकली वीडियोस बनाता हूं लाइफ और स्टडी से रिलेटेड जर्मनी में। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से शेयर किए थे वो बेनिफिट्स जो जर्मनी में जर्मन बोलते हुए आपको मिलते हैं अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट या एज ए वर्कर आए हो। आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो आपको जर्मनी में फेस करनी पड़ती हैं अगर आप यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सबसे पहला पॉइंट है वीजा, स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट या वर्क रेजिडेंस परमिट, ब्लू कार्ड वगैरह, इनसे रिलेटेड। जर्मन एम्बेसी से वीजा लगवा के आप एक दफा जर्मनी आ तो जाते हो लेकिन यहाँ पे आके आपको अपना रेजिडेंस परमिट लगवाना या उसको एक्सटेंड कराना हो तो आपको यहाँ की इमिग्रेशन ऑफिस यानी आउसलैंडर बेहोर्डे के पास जाना होता है। तो जर्मनी में जिस सिटी में भी आप रहते हो अगर आप वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस बगैर जर्मन नॉलेज के पहुंच जाओ तो वो आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करते। बहुत से केसेस में अगर आपको बिल्कुल जर्मन नहीं आती तो वो आपको कहते हैं कि किसी ट्रांसलेटर को लेके आओ, आपसे वो डील ही नहीं करते। वर्स्ट की सिचुएशन में वो आपकी बात गलत तरीके से समझते हैं और आपके लिए वीजा रेजिडेंस परमिट एक बड़ा मसला बन जाता है। कहीं आपका वीजा ऑफिसर के साथ कोई डिस्कशन हो और आपके पास लॉज की करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो लेकिन अगर आप उसको जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो वो आपकी बात नहीं समझते हैं। और अगर आपका स्टूडेंट या वर्क वीजा खत्म हो रहा हो और वो आखिरी दिन आपको बताएं कि कोई कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। वर्स्ट केस में उसका कॉन्सिक्वेंस ये भी हो सकता है कि आपका वीजा खत्म हो जाए और आपको वो जर्मनी से डिपोर्ट कर दें। 99% केसेस में ऐसा नहीं होता लेकिन 1% केस का रिस्क क्यों ले जर्मन लैंग्वेज ना सीख के? सिर्फ इस वजह से कि आप फ्लुएंट जर्मन नहीं बोल सकते, आपके वीजा में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। तो जर्मन इमिग्रेशन ऑफिस से डील करना और इसमें बाकी जर्मन ब्यूरोक्रेसी को भी इंक्लूड करूंगा जैसे अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो इन सब के साथ डील करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फ्लुएंट जर्मन बोलो। मेरे हिसाब से B2 लेवल फ्लुएंसी यहाँ आपके लिए काफी होगी लेकिन एटलीस्ट B1 फ्लुएंसी लेवल आपका होना चाहिए। जैसा हर जगह होता है लॉज की इंटरप्रिटेशन लोगों पर डिपेंड करती है। अगर आप अपनी बात अच्छी जर्मन के साथ वीजा ऑफिसर के साथ कम्युनिकेट कर सको इन रिटर्न वो आपके साथ एक बेहतर तरीके से डील करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू शॉपिंग। जर्मनी में जिंदा रहने के लिए खाना तो खरीदना पड़ता है, उसके लिए आप सुपरमार्केट जाते हो लेकिन अगर आप वहां जीरो जर्मन नॉलेज के साथ जाओ तो आपके लिए मसले शुरू हो जाते हैं। इतने बड़े स्टोर में 10 तरह की वैरायटीज है एक ही चीज की, किस प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट है, कहां पड़ी है वो चीज जो मैं ढूंढ रहा हूं, कोई प्रोडक्ट रिटर्न करनी है किसके पास जाके करूं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल जर्मन नॉलेज चाहिए। मैं जब जर्मनी आया था तो मेरा जर्मनी का सुपरमार्केट का एक्सपीरियंस इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बड़ा मुश्किल हो गया था। ये बात सच है कि आजकल आप स्मार्टफोन और इंटरनेट के थ्रू बहुत से क्वेश्चंस खुद से आंसर कर सकते हो लेकिन कुछ केसेस में आपको सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ जाती है और उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास जर्मन ही एक ऑप्शन होता है। सो बेसिक A1 या A2 लेवल की जर्मन सीख के जर्मनी आओ ताकि भूखे ना रह जाओ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो। नेक्स्ट बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंस और नेशनैलिटी की। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से जर्मनी आते हो तो बैक ऑफ द माइंड एटलीस्ट आपकी ये सोच जरूर होती है कि यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस या नेशनैलिटी लेनी है। मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, उसामा भाई जर्मनी में हमें पासपोर्ट कब मिलेगा? तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, आप जर्मन कितनी जल्दी सीखोगे? अगर आप जर्मनी में जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे सोचते हो कि जल्द से जल्द परमानेंट रेजिडेंस या नेशनैलिटी मिल जाए। ऑफ कोर्स जर्मन पासपोर्ट दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में से है। जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंस या निederlassungserlaubnis या नेशनैलिटी या Einbürgerung के लिए आपको जर्मन का एक मिनिमम लेवल चाहिए होता है। अगर आपकी जर्मन नॉलेज उस मिनिमम लेवल से ज़्यादा है तो आप परमानेंट रेजिडेंस या नेशनैलिटी के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाते हो और आपका प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एक एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर आप बर्लिन सिटी में ब्लू कार्ड वीज़ा पे रहते हो, A1 लेवल फ्लुएंसी के साथ आप 27 मंथ्स जॉब करके परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेहनत करके B1 लैंग्वेज लेवल फ्लुएंसी गेन कर लेते हो तो आपका पीरियड रिड्यूस हो जाता है 27 मंथ से 21 मंथ्स तक। इसी तरह अगर आप जर्मनी की नेशनैलिटी लेना चाहते हो तो B1 जर्मन फ्लुएंसी के बगैर आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिलती ही नहीं।
अगर आपके पास B1 सर्टिफिकेशन है तो 5 इयर्स जर्मनी में रहने के बाद आप नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बाकी अगर कंडीशंस आपने फुलफिल की हो तो। अगर आप अपनी जर्मन और बेहतर करते हो और C1 लेवल की फ्लुएंसी गेन कर लेते हो तो ये काउंट होता है इंटीग्रेशन वर्क में। और अगर आप अपनी लैंग्वेज की बेस पे यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रूव कर दो जर्मन अथॉरिटीज को, तो आपका पीरियड रिड्यूस हो जाता है 5 ईयर्स से सिर्फ 3 ईयर्स पे। यस, सिर्फ 3 ईयर्स में आप जर्मन नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन उसकी शर्त ये कि आप जर्मन C1 लेवल प्रोफिशिएंसी पे बोल सको। और ये शॉर्टेस्ट पाथ है जर्मनी में नेशनैलिटी गेन करने का। जर्मनी में अगर आप अच्छी जर्मन बोल सकते हो तो आपके लिए अपार्टमेंट ढूंढना रहने के लिए बहुत आसान हो जाता है। इधर मैं अपना एग्जांपल शेयर करूंगा। जब मैं मास्टर्स स्टूडेंट था तो मुझे अपनी इंटर्नशिप और मास्टर्स थीसिस करने के लिए डिफरेंट शहरों में जाना था, ब्रेमन को छोड़ के। इन शहरों में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि मुझे जर्मन आती तो मैं जर्मन अपार्टमेंट पोस्ट पे रिप्लाई करता था जर्मन लैंग्वेज में, और उसके थ्रू मुझे अपार्टमेंट व्यूइंग्स आसानी से मिलती थी। लैंडलॉर्ड्स बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो जर्मन में उनसे बात करें। यहाँ के ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स ओल्ड होते हैं और उनको जर्मन लैंग्वेज ही अच्छी फ्लुएंट बोलनी आती है। मुझे तो अपने केस में जर्मन आती थी, लेकिन मैं जानता था और स्टूडेंट्स को जो जर्मन बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, उनको अपार्टमेंट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और उनको अपार्टमेंट ज़्यादा रेंट्स पे मिलते थे। उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे अपार्टमेंट लिस्टिंग्स की जाती हैं वो जनरली हायर रेंट्स पे होती हैं। उनको पता होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको जर्मन नहीं आती वो यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं। जो अपार्टमेंट्स यहाँ पे इंग्लिश में एडवर्टाइज होते हैं वो ज़्यादातर इंटरनेशनल लोगों के लिए होते हैं। उनमें या तो रेंट्स हाई होते हैं या उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। कोई नेटिव जर्मन तो वहाँ पे खुशी से ना रहे ऐसी सिचुएशन में, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अगर वो जर्मन लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, B1 या B2 लेवल पे कम्युनिकेट करो लैंडलॉर्ड्स के साथ। आपको अपार्टमेंट व्यूइंग्स भी ज़्यादा मिलेंगी और आपका अपार्टमेंट मिलने के चांसेस भी इंप्रूव हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड है पॉइंट जब आप अपार्टमेंट के अंदर मूव इन कर जाते हो। लैंडलॉर्ड के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है और वो एक जर्मन है तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है उसको बताना अगर कोई अपार्टमेंट में मसला हो। बहुत से केसेस में लैंडलॉर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपार्टमेंट में कोई चीज़ को फिक्स करें, लेकिन अगर आप उनके साथ सही तरह कम्युनिकेट ना करो तो आपके खाते में डाल देते हैं कोई भी डैमेज अगर हुआ हो अपार्टमेंट में। जर्मनी में नए होते हुए अपार्टमेंट्स कैसे ढूंढना है, वहाँ पे क्या एटिकेट्स होते हैं, किस तरह आपने कम्युनिकेट करना है लैंडलॉर्ड से, इस सबको मैं एक डिफरेंट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आप ये सारी बात जर्मन में करो तो आपके लिए जिंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। अगर आप जर्मन बिल्कुल नहीं बोल पाते तो आपको लैंडलॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारे मसलों के साथ डील करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। आप लोग बोलोगे उसामा भाई जर्मन लैंग्वेज बोलने का गाड़ी चलाने से क्या रिलेशनशिप है? जर्मनी में अगर आपने कार ड्राइव करनी है तो जरूरी है कि आपके पास जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस हो। जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करना एक बहुत डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये वही लोग जानते हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, जैसे कि मैं। अगर तो आप जीरो से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करते हो, जैसे कि मेरा केस था, तो आपको यहाँ पे थ्योरी क्लासेस लेनी होती हैं, जर्मन का थ्योरी एग्जाम देना होता है और ये सब आपको प्रेफरेबल जर्मन लैंग्वेज में करना होता है। थ्योरी एग्जाम के लिए आपके पास एग्जाम्पशन होती है कि आप वो इंग्लिश लैंग्वेज में कर लो। बड़ा मसला शुरू होता है उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग शुरू करते हो। जब आप गाड़ी में बैठते हो, आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मोस्ट प्रॉब्ली आपसे जर्मन लैंग्वेज में बात करेगा। जर्मनी में स्ट्रीट साइंस 100% जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। आपकी गाड़ी में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या स्क्रीन्स जर्मन लैंग्वेज में होंगे और जर्मनी में ड्राइविंग के रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट और डिफरेंट है हमारी कंट्री से। और प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस जर्मनी में होते भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव है। आप खुद इमेजिन करो, इतने पैसे दे के आप जर्मनी में प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन कर रहे हो, आपका इंस्ट्रक्टर आपसे जर्मन में कोई बात करता है, आपको स्ट्रीट पे जर्मन साइन समझ नहीं आता और आप वहाँ पे कोई मिस्टेक कर देते हो, ये काफ़ी महंगी पड़ सकती है आपको। और असल मसला आता है जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इस एग्जाम में तो बड़े बड़े जर्मन भी फेल हो जाते हैं, तो आप बगैर जर्मन के अगर एग्जाम देने चाहते हो तो आपके चांसेस फेलियर के बहुत हाई होते हैं। एग्जाम इंस्ट्रक्टर आपसे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में बात करता है, आपको सारी चीज़ें उसको जर्मन में एक्सप्लेन करनी होती हैं। अपनी ड्राइविंग करते हुए आपने उसकी बात भी सुननी होती है, वो पीछे बैठा होता है आपके। और अगर आप उस पॉइंट पे कोई मिस्टेक कर लो तो सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से आपका ड्राइविंग एग्जाम उसी वक्त फेल हो जाता है। अब आपका और खर्चा बढ़ जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेने होंगे, दोबारा से एग्जाम देना होगा, टाइम उसमें अलग ज़ाया होता है। इसमें एक मजे की एग्जांपल है मेरे फ्रेंड की। उसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे थे, उसने गाड़ी खरीद भी ली, लेकिन उस गाड़ी को चला नहीं सकता था। उसका ड्राइविंग एग्जाम फेल हो रहा था तो वो रोज अपनी गाड़ी को हसरत भरी निगाहों से देखता था। फिर फाइनली जब मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद उसका एग्जाम पास हुआ तब वो अपनी गाड़ी को चला सकता था। तो अगर आप जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कम खर्चा करना चाहते हो, जल्दी लाइसेंस चाहते हो, तो जर्मन लैंग्वेज सीखो और अच्छी तरह कम्युनिकेट करो उसमें। B2 लेवल या एटलीस्ट B1 लेवल की जर्मन आपको आनी चाहिए अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम यहाँ पे दे रहे हो तो। अब बात करते हैं जर्मन्स के फेवरेट टॉपिक की, इंश्योरेंसेस। क्या आपको पता है जर्मनी का दूसरा नाम लैंड ऑफ इंश्योरेंसेस भी है? क्योंकि यहाँ पे हर बंदे के पास 10 तरह की डिफरेंट इंश्योरेंसेस होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में तो इंश्योरेंसेस का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी Krankenversicherung, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी private Haftpflichtversicherung, जॉब प्रोटेक्शन के लिए Berufsunfähigkeitsversicherung, लीगल इश्यूज के लिए Rechtsschutzversicherung, कार के लिए Auto Haftpflichtversicherung या Vollkaskoversicherung, Teilkaskoversicherung। इतनी सारी इंश्योरेंसेस यहाँ पे होती हैं। इन सारी इंश्योरेंसेस के पीछे क्या है उनको समझना तो दूर की बात, इनके नाम ही इतने मुश्किल है बोलना।
तो अगर आपकी जर्मन फ्लुएंट नहीं है तो आप इंश्योरेंसेस के चक्कर में बहुत ख्वार होते हो, इंश्योरेंसेस को समझनी हो, और अगर इन केस कोई क्लेम फाइल करनी हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपको B2 लेवल फ्लुएंसी या प्रेफरेबली C1 लेवल फ्लुएंसी चाहिए। हेल्थ की हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज या हॉस्पिटल विजिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बात बहुत सीरियस हो जाती है क्योंकि आपकी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड है। जर्मनी का मेडिकल सिस्टम जो यहाँ की पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे बेस्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पास अगर वो इंश्योरेंस हो तो बहुत सारी कंडीशंस आपकी ट्रीटेबल होती हैं, आपको कोई उसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो किसी भी हेल्थ इशू की वजह से, अगर आप उसके साथ अच्छी तरह जर्मन में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपको सही तरह डायग्नोज नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वो आपके इशू को गलत तरीके से समझे, आपको गलत ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दे और उसकी वजह से आपकी हेल्थ और ख़राब हो जाए। तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लुएंट जर्मन में उनके साथ बात करो। एटलीस्ट B1 या प्रेफरेबली B2 लेवल पे आप उनको समझा सकते हो कि आपके साथ क्या इश्यूज हैं। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है उतना ही ज़्यादा अच्छी जर्मन बोलने की आपको ज़रूरत है। अगर आप जर्मनी में रहते हुए अपनी फैमिली स्टार्ट करते हो तो आपको अपने बच्चों की एजुकेशन की भी फिक्र होती है। डे केयर, किंडरगार्टन, स्कूल्स, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम भी दुनिया में बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। अगर वहाँ के टीचर, प्रिंसिपल के साथ पेरेंट्स सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो उसका नेगेटिव इफेक्ट उनके बच्चों पे आ सकता है स्कूल में। अगर कोई स्टूडेंट बुलिंग का केस है या इवन टीचर्स आपके बच्चे को सही तरह ट्रीट नहीं कर रहे और आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते प्रिंसिपल या टीचर्स के साथ, तो आपके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो यहाँ भी मैं सजेस्ट करूंगा पेरेंट्स को स्पेशली कि वो जर्मन लैंग्वेज पे फोकस करें, एटलीस्ट B2 या इवन C1 लेवल की जर्मन सीखें। अगर आपके कोई डाउट्स थे कि जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए कितना ज़रूरी है जर्मनी में रहते हुए, तो होपफुली इस वीडियो के बाद वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा। नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।